Assalamualaikum students and my dear friends। आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 5 जो है ये लीनियर वेक्टर स्पेस से रिलेटेड है। तो आज हम लोग लीनियर वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो करेंगे। फिर उसके बाद टू डायमेंशनल लीनियर स्पेस वेक्टर स्पेस क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ उसकी एग्जांपल 3 डायमेंशन की भी हम एक दो एग्जांपल लेंगे। ठीक है, कोशिश मैं करूँगा कि इसको शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज हमारा लीनियर वेक्टर स्पेस। जो लीनियर वेक्टर स्पेस होती है इसमें हमारे पास दो एलिमेंट होते हैं, दो एलिमेंट्स के ऊपर ये कंसिस्ट करती है। एक को हम नाम देते हैं सेट ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स, और दूसरे को हम नाम देते हैं सेट ऑफ अलजेब्रिक रूल्स। तो दो चीज़ों पे कंसिस्ट करती है ये लीनियर वेक्टर स्पेस। पहली है हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर, सो ऑन, ये कह लें आप, या फिर रो 1 एक वेक्टर, रो 2 वेक्टर, नाम ही देने हैं आपने जो मर्जी उनको नाम दे सकते हैं, रो 3 वेक्टर, सो ऑन। एक इसका सेट हो सकता है, या फिर साई फाई या चाई की फॉर्म में कोई आपने ये वाले वेक्टर्स लिखने हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो नोटेशन आप जो मर्जी चूज़ करें, नोटेशन के ऊपर हम जो है वो बात नहीं करेंगे। चाहे आप ये वाले नोटेशन वाले वेक्टर लेने हैं, ये वाले नोटेशन वाले वेक्टर लेने हैं, या फिर ये वाले नोटेशन वाले वेक्टर लेने हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। और दूसरा जो है इसी का हिस्सा है वो है सेट ऑफ स्केलर्स। एक एलिमेंट है, उसके दो हिस्से हैं, उसमें एक सेट ऑफ वेक्टर्स हैं और एक उसमें सेट ऑफ स्केलर्स हैं, ए बी सी। ठीक है, स्केलर्स स्केलर नंबर जो है। दूसरा जो है ये है हमारे पास दूसरा एलिमेंट, उसमें हम लोगों ने दो अलजेब्रिक रूल्स पढ़ने हैं। पहला अलजेब्रिक रूल है वो है वेक्टर एडिशन। यहाँ ना पहले हम लिख लेते हैं अलजेब्रिक रूल्स। अलजेब्रिक रूल्स। अलजेब्रिक रूल जो है ये हमारे पास दो तरह के होंगे। पहला अलजेब्रिक रूल जो है वो होगा वेक्टर एडिशन, वेक्टर की एडिशन का अलजेब्रिक रूल। और दूसरा जो है वो हमारे पास होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो पहला जो है वो है वेक्टर एडिशन, एडिशन रूल, वेक्टर एडिशन। और दूसरा जो है ये है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है कि हमने स्केलर्स को मल्टीप्लिकेशन करनी है वेक्टर के साथ, ये दूसरा रूल हमारे पास हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन रूल्स। एडिशन रूल्स में क्या है? सपोज करें कि दो वेक्टर है मेरे पास, मैं जो है वो यूनिट नोटेशन यूज कर रहा हूँ। एक वेक्टर है साई और एक वेक्टर है फाई। ये दोनों बिलोंग्स करते हैं एक वेक्टर स्पेस के साथ। एक वेक्टर
मैंने लिया साई की नोटेशन के साथ और एक वेक्टर मैंने लिया फाई की नोटेशन के साथ, और ये दोनों जो है किसी एक वेक्टर स्पेस के साथ बिलोंग करते हैं। तो पहला रूल ये है कि जो इनकी समेशन होगी, साई और फाई की जो समेशन होगी, ये भी उसी वेक्टर स्पेस से बिलोंग करेगी। कि साई और फाई को जब हम ऐड करेंगे, दो वेक्टर को जब हम आपस में ऐड करेंगे, तो उनकी जो एडिशन है वो उसी वेक्टर स्पेस का हिस्सा होगी जिसका हिस्सा ये वेक्टर थे फाई और साई। ठीक है, ये पहला रूल आ गया। इसके बाद दूसरा रूल क्या है? रूल नंबर 2 कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, अगेन फाई, साई एंड फाई, जो कि बिलोंग्स करते हैं एक वेक्टर स्पेस के साथ। तो इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये लीनियर वेक्टर स्पेस में अगर होंगे तो इनको हम कॉम्यूटेटिवली लिख सकते हैं कि इनकी जो एडिशन होगी वो कॉम्यूटेटिव होगी प्लस साई। ठीक है जी, कि अगर एक वेक्टर साई है, एक वेक्टर फाई है, ये वेक्टर स्पेस से अगर ये बिलोंग करते हैं, लीनियर वेक्टर स्पेस से अगर ये बिलोंग करते हैं, तो इनकी एक प्रॉपर्टी होगी कि ये दोनों वेक्टर जब हम इनको ऐड करेंगे तो इनको जो ऑर्डर चेंज करने से इनकी वैल्यू के ऊपर, इनके रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन in linear vector space is commutative, ये commutative होगी। ठीक है जी, इसके बाद है associativity, जो दूसरा है, तीसरा जो इसका सॉरी रूल है वो है associativity अंडर एडिशन। associativity क्या है कि अगर हमारे पास सपोज करें तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर साई, वेक्टर फाई और एक वेक्टर चाई, ये तीन वेक्टर हैं कि ये लीनियर वेक्टर से बिलोंग करते हैं, लीनियर वेक्टर स्पेस से बिलोंग करते हैं। तो इनके दरमियान में एक प्रॉपर्टी पाई जाएगी, मस्ट बी होल्ड, ये वाली प्रॉपर्टी मस्ट बी एग्जिस्ट बिटवीन फॉर द लीनियर वेक्टर स्पेस। या अगर हम पहले इन दोनों को ऐड करें, साई प्लस फाई करें, इनका एक रिजल्ट निकालें, फिर इनको जमा कर दें एक तीसरे वेक्टर के साथ। ठीक है, कि तीन वेक्टर थे, हमने पहले वेक्टर 1 और वेक्टर 2 को ऐड किया, उसका जो रिजल्ट आया उसको फिर वेक्टर 3 के साथ ऐड कर दिया, या फिर पहले वेक्टर को हम वैसे ही लाने दें और जो दूसरे दो वेक्टर हैं प्लस फाई प्लस चाई, इनको हम ऐड कर दें कि दो एंड वाले जो वेक्टर हैं पहले उन्हें ऐड करें और उसके बाद जो है फिर वो जो पहला वेक्टर है उसका जो रिजल्ट है दो वेक्टर्स का वो हम तीसरे वेक्टर के अंदर ऐड कर दें। ठीक है जी, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन, एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन। ये वाली प्रॉपर्टी भी लीनियर वेक्टर स्पेस में लाजमी तौर पर होल्ड करेगी। इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अगर कोई वेक्टर लीनियर स्पेस में मौजूद है तो उसी लीनियर स्पेस के अंदर, उसी लीनियर वेक्टर स्पेस के अंदर उससे रिलेटेड, उसके करस्पॉन्डिंग एक जीरो वेक्टर या नल वेक्टर भी लाजमी तौर पर मौजूद होगा उसी स्पेस के अंदर। ठीक है जी, तो मतलब क्या है इसका कि तीसरी प्रॉपर्टी है, सॉरी चौथी प्रॉपर्टी, ये यहां तक तीन प्रॉपर्टी हो गई है, इसका ऊपर वाले का हिस्सा है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ नल वेक्टर या फिर इसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर, एक ही बात है। तो अगर आप किसी जीरो वेक्टर को किसी साई वेक्टर के अंदर ऐड करते हैं
ये अंडर द एडिशन होगा। साई वेक्टर के अंदर ऐड करते हैं तो इसका जो जवाब है वो हम लिख सकते हैं साई प्लस जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, यही वाली जो हमने प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव वाली लगाई थी। और ये इज इक्वल टू होगा वही वाला वेक्टर कि हम एक वेक्टर के अंदर उसका जो नल वेक्टर है वो ऐड करेंगे तो उसके जवाब में कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसे का वैसे ही एग्जिस्ट करेगा। तो इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ नल वेक्टर। ठीक है जी। अब इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वेक्टर अंडर एडिशन। एग्जिस्टेंस ऑफ, पांचवी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वेक्टर, और ये होगा एडिशन के लिए, क्योंकि हम एडिशन के रूल कर रहे हैं तो ये एडिशन के लिए होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारे पास वेक्टर होगा, एक वेक्टर साई है जो कि बिलोंग्स करता है एक लीनियर वेक्टर स्पेस के साथ, तो उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी लाजमी तौर पर पाई जाएगी कि जब हम उसके इनवर्स के साथ एक वेक्टर का उसका इनवर्स लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो उनका जवाब एक नल वेक्टर आएगा। ठीक है जी। तो ये इसको हम लिखेंगे साई, एक उसका इनवर्स वेक्टर माइनस साई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं माइनस साई प्लस साई, और ये इज इक्वल टू होगा हमारे पास नल वेक्टर के बराबर। ठीक है। तो अगर कोई वेक्टर साई किसी लीनियर वेक्टर स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसमें ये वाली जो प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वेक्टर, ये भी लाजमी तौर पर होल्ड करेगी। ठीक है, कि अगर आप उसी वेक्टर स्पेस में उसका इनवर्स लेके उसके अंदर ऐड करेंगे तो वो हमेशा उसका जवाब आएगा 0। ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है ये होती हैं अंडर एडिशन रूल जो है। इसके बाद जो दूसरा है वो मैंने आपको बताया था कि दूसरा रूल क्या होता है। दूसरा रूल हमारे पास होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के भी कुछ रूल्स हैं कि जब हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे वेक्टर्स की तो उसके क्या रूल्स होंगे। तो रूल नंबर 2, अलजेब्रिक रूल नंबर 2, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, स्केलर की मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि सपोज करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है साई और एक वेक्टर है हमारे पास फाई, और ये दोनों बिलोंग्स करते हैं लीनियर वेक्टर स्पेस के साथ, हमने सपोज कर लिया। ठीक है। इसी तरह हमारे पास दो स्केलर्स हैं a एंड b, और ये दोनों बिलोंग्स करते हैं किसी रियल नंबर के साथ या फिर किसी इमेजिनरी नंबर के साथ। याद रखिएगा यहाँ पर जो स्केलर की मल्टीप्लिकेशन है वो रियल नंबर के साथ भी हो सकती है, वो इमेजिनरी नंबर के साथ भी हो सकती है। ठीक है। तो अगर ये दोनों वेक्टर एक लीनियर वेक्टर स्पेस का हिस्सा है तब हम इन दोनों को लीनियरली कंबाइन करके लिख सकते हैं। लीनियर कंबाइन कैसे करेंगे? हम a को साई के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्लस b को फाई के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। या फिर इसको हम लोग इज इक्वल टू a प्लस बी, नहीं ये नहीं आएगा, ये इतना ही है, इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन कि हमारे पास दो जो है वो वेक्टर्स हैं और दो स्केलर है। पहले वेक्टर के साथ पहला स्केलर और दूसरे वेक्टर के साथ हम दूसरा स्केलर जो है वो लिख सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिविटी, हम इसको लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर मेरे पास एक वेक्टर है, दो वेक्टर है सॉरी, वेक्टर फाई और वेक्टर साई, ये दोनों बिलोंग्स करते हैं लीनियर वेक्टर स्पेस के साथ। हमने फर्ज कर लिया जिससे हम अभी तक करते आए हैं। तो अगर इनको एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, फाई प्लस साई के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं ए फाई प्लस ए साई। ये वाली प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। या फिर इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये पहली फॉर्म में मैं स्टार लगा रहा हूँ, स्टार रहने दें, फिर वो कॉन्जुगेट बन जाएगा। आप इसको ऐसे कह लेंगे, ये पहली प्रॉपर्टी है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है, कि हमारे पास दो स्केलर्स हैं जो कि या तो रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर्स हैं, और हम उनको एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं साई के साथ। तो इसको हम लिख सकते हैं ए साई प्लस बी साई। अगर हमारे पास एक वेक्टर साई है, वो बिलोंग्स करता है लीनियर वेक्टर स्पेस के साथ, तो उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी भी लाजमी तौर पर मौजूद होगी। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये वाली प्रॉपर्टी है जो हमने एडिशन में की थी, एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होती है कि हम अगर कोई की दो वेक्टर को या एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन क्लॉज का। क्या मतलब है इसका कि सपोज करें मेरे पास दो स्केलर्स हैं जो कि बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर के साथ या फिर इमेजिनरी नंबर के साथ। जी से मुराद इमेजिनरी नंबर है, और एक मेरे पास वेक्टर है जो कि बिलोंग करता है लीनियर वेक्टर स्पेस के साथ। अगर ये वेक्टर लीनियर वेक्टर स्पेस से बिलोंग करता है तो क्या होगा, हम इनको एसोसिएटिविटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो इसके ऊपर लगा सकते हैं कि अगर हम ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें, बाद में फिर उनका जो रिजल्ट आए उसको हम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब दो स्केलर को पहले मल्टीप्लाई किया जाए आपस में, फिर जो है उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि पहले जो ए व बी वेक्टर है इसे मल्टीप्लाई, सॉरी बी स्केलर जो है इसे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इनका जो जवाब आए उसको हम फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि पहले आप साई को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, ए साई लिखे, और बाद में जो है फिर इसे आप बी से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी इसमें लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करेगी अगर ये वेक्टर जो है वो लीनियर वेक्टर स्पेस से होल्ड करता है, ठीक है जी। इसी तरह एग्जिस्टेंस ऑफ, उसमें था हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, इसमें है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटरी स्केलर, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटरी स्केलर्स। सपोज करें हमारे पास एक वेक्टर है साई जो कि बिलोंग्स करता है वेक्टर स्पेस के साथ, तब उसी वेक्टर स्पेस में एक और लीनियर जो है वो यूनिटरी मौजूद होगी, एक यूनिटरी स्केलर मौजूद होगा कि जब हम उसको इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके जवाब में किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आएगा। जिस तरह से हमने नल वेक्टर को किया था, नल वेक्टर को हमने ऐड किया था, तो नल वेक्टर के ऐड करने से जवाब हमें क्या मिला था, वही वेक्टर वापस मिल गया था। वो अंडर द एडिशन था। अंडर द मल्टीप्लिकेशन क्या है कि एक हमारे पास एक आइडेंटिटी है 1, इसको जब हम किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा इस तरह से, ठीक है जी। या फिर इसको हम लिख सकते हैं साई, तो जवाब में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको हम बोल लेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटरी स्केलर। इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो स्केलर, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो स्केलर। एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो स्केलर।
एक वेक्टर है हमारे पास साई जो कि बिलोंग्स करता है वेक्टर स्पेस के साथ, तब उसी वेक्टर स्पेस में एक ऐसा स्केलर पाया जाएगा, जीरो स्केलर, कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे साई के साथ तो वो हमें जवाब देगा 0 के बराबर। ठीक है जी। तो यहां पर याद रखिएगा कि ये जो है 0 है, 0 है, और वो जो पिछला हमने किया था वो 0 नहीं था, वो नल वेक्टर था। यहाँ वो 0 स्केलर, ये 0 स्केलर है, वहां पर वो 0 जो था वो नल वेक्टर था। तो लाजमी तौर पर ये वाली प्रॉपर्टी भी उसी वेक्टर स्पेस में एक वेक्टर की पाई जाएगी कि जब हम उसे उसी वेक्टर स्पेस के किसी एक 0 स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जवाब क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है जी। तो ये है इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की प्रॉपर्टी। अब कोई वेक्टर लीनियर वेक्टर स्पेस में एग्जिस्ट करता है तो इसमें ये वाली स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज और वेक्टर एडिशन वाली प्रॉपर्टी जो है ये लाजमी तौर पर होल्ड करेंगी। ठीक है जी। तो अब इसके बाद चलते हैं आगे, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं 2 वेक्टर स्पेस के अंदर, जो कि हम लोग पहले बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है जो कि 2 डायमेंशन में मौजूद है। तो उसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्या उनके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टीज फुलफिल होती हैं, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सपोज करें कि एक लीनियर वेक्टर स्पेस में मेरे पास एक वेक्टर है v, ये 2D में है, v इज इक्वल टू axi प्लस byj। ठीक है जी। ax से मुराद है यहाँ पर उसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में, और by से मुराद है कि उसका एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में। ठीक है जी। और i जो j है ये है यूनिट वेक्टर उसको, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक वेक्टर और है, एक वेक्टर v1 है, ये v2 है, इसको हम लिख सकते हैं ex यूनिट वेक्टर प्लस ey यूनिट वेक्टर। मैं यहाँ पर a जो कंपोनेंट है, जो उसकी स्केलर फॉर्म है, जो स्केलर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है यूनिट वेक्टर को, मैं उस फॉर्म में नहीं ले रहा, मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले रहा हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है जी। तो ex जो है इसको हम लिख सकते हैं ex इज इक्वल टू 1 0। इससे मुराद क्या होगी कि 1 जो है वो x में बताएगा और 0 जो है ये हमें y में बताएगा। सिमिलरली ey जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 0 1, इस तरह से। 0 1 से क्या मुराद होगा कि y में x में उसकी वैल्यू 0 है और y में उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है जी। तो अगर ये इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना। ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लोग 2 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी एक वेक्टर को। दूसरा तरीका क्या है कि ex जो है इसे हम कॉलम की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 0। ठीक है। और ey जो है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉलम की फॉर्म में 0 1, रो की फॉर्म में। ये रो की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया इसे, और ये हमने कॉलम की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया। तो किसी भी एक वेक्टर को हम लोग अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हम 2 तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो उसे कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम उसे रो की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ex निकालें, सेल्फ प्रोडक्ट निकालें, तो इसको हम लिखेंगे 0 1 और ये मैं गलत कर गया, फिर 1 0 और 1 0। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इसका जवाब आएगा 1। ठीक है। सिमिलरली अगर आप ey निकालते हैं, चूंकि हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी थी ना, तो स्केलर की मल्टीप्लिकेशन में हम हमेशा डॉट लेते हैं, और डॉट प्रोडक्ट में हमेशा जो है वो सेल्फ प्रोडक्ट इसके बराबर होता है, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में 1 के बराबर होता है। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ey लेते हैं तो उसको लिखेंगे 0 1, और ये आएगा 0 1, और ये भी इज इक्वल टू होगा 1 के। इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी। ठीक है।
ऑर्थो नॉर्मल प्रॉपर्टी, ठीक है जी। इसके अलावा हम जानते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जब हम लोग ई एक्स और ई वाई को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें जो हमारे पास जवाब आता है वो 0 आता है, ठीक है जी। तो ई एक्स डॉट ई वाई या फिर इज इक्वल टू ई वाई डॉट ई एक्स, ये इज इक्वल टू 0 होगा हमारे पास 0 1, इसको ऐसे लिख लें, या फिर 1 0 ऐसे लिख लें, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 1 0 और या यहाँ पर आप इसको लिखेंगे 0 1 और ये इज इक्वल टू आएगा 0 पे, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी वेक्टर को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स में और उसको रो के अंदर या फिर कॉलम के अंदर। अगर इन दोनों को ऐड करें तो वी वेक्टर जो है वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, ई एक्स प्लस ई वाई के। तो यहां से ये बराबर आ जाएगा ई एक्स किसके बराबर है 1 0 के, और ई वाई जो है ये बराबर है 0 1 के। तो ये आ जाएगा 1 1 और इससे मुराद क्या होगा 1 जो है ये एक्स में और 1 जो है वो वाई में। इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और भी है, वो ये है कि इस तरह से आप रिप्रेजेंट करें कि इसको आप लिखें 1 0 और 0 1, इस तरह से भी आप, क्योंकि हमने यूनिटरी वेक्टर लिया था जिसकी मैग्नीट्यूड 1 1 थी, तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये रो की फॉर्म में और ये कॉलम की फॉर्म में। सिमिलरली यहाँ पर ये जो है वो रो की फॉर्म में और ये जो है ये कॉलम की फॉर्म में, ठीक है जी। तो हम लोग टू डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो वेक्टर है उसको हम इस तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म में, इस तरह से हम लोग उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमने इसको 3 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करना हो तो फिर आप इसे कैसे करेंगे, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जी, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 0 0 और ये आएगा 0 1 0 और ये आएगा 0 0 1। इस तरह से हम लोग 3 डायमेंशन में किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 3 डायमेंशनल में R3 में, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इनके ऊपर अगर आप एडिशन के रूल लगाएं कि हमने जो रूल पढ़े थे कि एक वेक्टर को हम साइन मान लें, एक वेक्टर को जैसे ये लिखा है इसको हम साइन मान लें, इसको हम फाई मान लें, इन दोनों को ऐड करें, पहले v1 प्लस v2 करें या v2 प्लस v1 करें तो जवाब आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा। फिर इसी तरह से अगर इसके ऊपर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा हूँ, एसोसिएटिविटी वाली प्रॉपर्टी लगाएं वो भी इसमें एग्जिस्ट करेगी। इसके ऊपर आप जीरो वेक्टर वाली प्रॉपर्टी लगाएं वो भी एग्जिस्ट करेगी। इसके आप इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट लाजमी तौर पर करेगी, ठीक है। इसी तरह जो मल्टीप्लिकेशन की हमने की थी कि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करके देख सकते हैं तो वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ। या फिर आप जो है वो क्या नाम है उसका एसोसिएटिविटी हमने पढ़ा, वो आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। तो इसके बाद फिर हमने चौथी प्रॉपर्टी वहाँ पे पढ़ी थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, आइडेंटिटी वाली, कि आप इसे किसी आइडेंटिटी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एग्जिस्ट करेगी। और फिर अगर हम इसको जो है क्या नाम है उसका जीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका जवाब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप किसी भी तरह से जो वेक्टर है इसको अगर आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के उसको लीनियर वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टीज है उन्हें आप सेटिस्फाई करना चाहें तो वो सेटिस्फाई सारी की सारी हो जाएंगी। सिर्फ करना ये है आपने कि मैट्रिक्स को आपने अगर 2 डिमेंशन में रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करेंगे। अच्छा यहाँ पर ना अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 2 से और इसको मल्टीप्लाई करूँ 3 से तो फिर यहाँ पर जो वेक्टर है ये बन जाएगा 2 × 3। और अगर इसको आप यूनिटरी वेक्टर से यूनिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिटी लाजमी तौर पर ऐसे ही होगी। तो जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जवाब क्या आएगा, यही आएगा 2 0 0 3। मैं एक एग्जांपल ये दिया आपको। इसी तरह से आप जो बाकी जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर इसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो स्केलर के साथ ये सब कुछ जीरो कर देगा, ठीक है जी।
तो लीनियर वेक्टर स्पेस में जो वेक्टर एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर की, वो लीनियर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। और जिनमें वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाएंगी, वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करने की वजह से उसको हम नाम देंगे लीनियर वेक्टर स्पेस का। इसके बारे में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो या एग्जाम्पल की समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो मैसेज करें, ताकि मैं फिर आपको उसके जो है ना वो उससे रिलेटेड कुछ नोट्स बन सकते हैं तो वो बना के आपको सेंड कर दूँ। ठीक है जी, चलें। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट से आगे करेंगे हम हिल्बर्ट स्पेस से फिर आगे जो टॉपिक्स आते जाएंगे वो हम उनको एक जो है वो सीक्वेंस के साथ लेके चलते जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।